गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी लोगों का आरएपी क्लासेज में स्वागत है। और अब हम लोग प्रकाश के जो अवतल और उत्तल दर्पण पढ़े थे प्रकाश वाले चैप्टर में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं क्या है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं में सबसे पहले पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पोल। और आप सभी लोगों को चित्र के बारे में पता ही होगा कि यह एक अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जिसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण में ये क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है, सबको पता है। और ये अंदर का जो है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक तल। ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण का ध्रुव क्या है। दर्पण के बीचों बीच वाला, ये दर्पण का जो बीचों बीच वाला भाग होगा उसे कहेंगे ध्रुव। और ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोल। दर्पण के ध्रुव यानी दर्पण का जो ध्रुव है उसे अंग्रेजी में कहेंगे पोल, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का बीचों बीच वाला जो भाग होगा, मध्य बिंदु जो होगा, वही दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। और दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोल। तो दर्पण का ये जो बीचों बीच वाला भाग है इसी को कहेंगे दर्पण का ध्रुव। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर अंग्रेजी में कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है, जैसे जब गोला बनाते हैं, जब वृत्त बनाएंगे तो वृत्त बनाने के लिए क्या होता है, एक वृत्त में केंद्र होता है। केंद्र को मानकर एक निश्चित दूरी लेकर लगाया गया 360 अंश, एक फिक्स दूरी लेकर लगाते हैं हम लोग 360 अंश का कोण, जिसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। जस्ट वही हाल इसका भी है कि जो दर्पण का यानी जो गोली दर्पण का बीचों बीच वाला भाग होगा उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अगला क्या है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की दूरी, इसी को कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ओके, अब क्या है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है कि ये जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होगी, अर्थात जो जाने वाली बीचों बीच की जो किरण होगी, उसी को कहेंगे मुख्य अक्ष। यही है प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगला क्या है अभिलंब, यानी केंद्र से, इस केंद्र से और दर्पण पर ये जो लाइन खींचेंगे हम लोग, दर्पण पर यहाँ पर कहीं भी मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या करेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसको हम कहेंगे अभिलंब। ठीक, चलिए अब मैं फिर से इसको एक बार रिवीजन करता हूं कि क्या है। गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिसको मैं यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। चित्र को ही पहले अच्छा समझ लेते हैं। हम ये सब लोग पहले ही पढ़े हैं कि ये जो पॉलिश किया गया है, पॉलिश के बारे में सभी पता है। फिर यहाँ से परावर्तक तल है। परावर्तक तल का मतलब चमकना, जहां से प्रकाश चमकेगा, प्रकाश जाएगा, पड़ेगा, वापस आएगा, ये सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। तो यह है परावर्तक तल। अब क्या है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का जो बीचों बीच वाला भाग होगा, दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसे हम कहेंगे ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव, और गोली दर्पण का जो केंद्र होगा, जो केंद्र मानकर लगाया गया चाप जिसे लगाते हैं, यानी ये जो सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कहेंगे वक्रता केंद्र। ये है वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच में जितनी दूरी होगी, इसके बीच की जो दूरी होगी, इसी को कहेंगे वक्रता त्रिज्या। और वक्रता केंद्र से इस दर्पण के परावर्तक तल तक मिलाएंगे तो यह क्या कहलाएगा अभिलंब। यह है अवतल दर्पण। यहाँ उत्तल दर्पण भी सेम यही हाल है। उत्तल दर्पण में भी वही हाल है कि दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, और यह वक्रता केंद्र है, और यह अभिलंब है, और इसके बीच की जो दूरी होगी वह वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। और इसमें भी यह क्या है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होगी, जो किरण होगी, वह मुख्य अक्ष कहलाती है।
ठीक है, एक बार फिर से मैं चित्र के माध्यम से बता रहा हूं कि दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, और दर्पण का जो केंद्र होगा वह वक्रता केंद्र होगा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, उसको हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या हो गया, और जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जो लाइन जाएगी उसे कहेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं फोकस अथवा मुख्य फोकस क्या है। चलिए, ये सभी लोग पता है, ये तो जान ही रहे हो। अब हम क्या करेंगे, यह मुख्य अक्ष है, ये भी जानते हो, यह ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र है। तो मुख्य अक्ष के, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष के समांतर, यह भी मुख्य अक्ष के समांतर है। चलिए, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, और इधर भी, चलिए इधर बना देता हूं, यह मुख्य अक्ष के समांतर। चलिए ध्यान से समझना, कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष, ये जो लाइन है इसको मैं बढ़ा देता हूं, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, यह है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान से समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, चलिए इसको मैं फिर से अच्छे से बना देता हूं, ध्यान से फिर से सुनिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी दर्पण से टकराने के बाद, यानी वापस लौटने के बाद, तो इसलिए कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए यहां से भी लौट कर जाएगी, सॉरी इसको फिर से बना देता हूं, ये इधर से होकर जाएगी, ये इधर से होकर गई, ये इधर से होकर गई। तो कहते हैं कि मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, यानी लौटने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेंगी, यानी यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। फिर से सुनिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, चलिए मैं इधर से बताता हूं, यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के पैरेलल चलने वाली जो भी किरणें होगी, देखिए ए आई इधर से गई, ए आई इधर से आई, ए आई इधर चली गई, ए आई इधर चली गई, यानी इस किरण के समांतर ये, यानी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। यानी सभी किरणें जाकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी उसे कहेंगे मुख्य फोकस। यहाँ पर हम लोग मुख्य फोकस अथवा फोकस को जान गए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सभी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु को कहेंगे मुख्य फोकस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोकस और प्रिंसिपल फोकस। अब पढ़ने वाले हैं फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ क्या है। हाँ, एक चीज और ध्यान देना कि ये जो मुख्य फोकस है इसको हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। सभी किरणें जहां पर आकर मिलती हैं उसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यही है फोकस, यानी ये जो बिंदु है यही बिंदु फोकस है। फोकस अथवा मुख्य फोकस नहीं कहते इधर फोकस करो, यानी इधर ध्यान दो, जिधर फोकस मतलब इधर ध्यान दो, यानी जिस पर ये सभी किरणें आकर मिलेगी, यानी फोकस इसका यहाँ पर है, इसलिए इसे कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, जैसे कैमरा वाला या और शादी विवाह में लोग कैमरे को जहां पर फोकस करते, किसी चीज को जूम करते हैं, ध्यान मतलब उस पर फोकस करते, तो वैसे यहाँ पर सभी किरणें आकर मिलती हैं तो इसे कहते हैं मुख्य फोकस।
और फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या है कि इस मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी इसे हम कहेंगे फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुनिएगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होगी, ये जो दूरी है इसी को हम कहते हैं फोकस दूरी। यही है फोकस दूरी। ओके, अंग्रेजी में कहेंगे फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ, और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, मुख्य फोकस और फोकस दूरी में अंतर है। मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। लेकिन फोकस दूरी क्या है कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फोकस तल। फोकस तल क्या है? ये जस्ट यहीं से होते हुए ऊपर या नीचे ये ठीक 90 डिग्री पर जाएगा, तो इसको हम कहेंगे फोकस तल, अंग्रेजी में कहेंगे फोकल प्लेन। यानी ये जो होगा यही फोकल प्लेन होगा, जो मुख्य फोकस से सीधा एकदम डॉटेड करके ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यह है फोकस तल। ठीक, एक बार फिर से मैं बताता हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस अथवा फोकस, और इसे एफ से, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। उसके बाद फोकस दूरी क्या है कि फोकस दूरी यानी जो ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होगी इसी को कहेंगे फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है फोकस तल। फोकस तल का मतलब इसी फोकस से डॉटेड लाइन करके हम एकदम अभिलंबोत खींचेंगे, 90 डिग्री पर खींचेंगे, यही कहलाएगा फोकस तल। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ाते हैं प्रतिबिंब क्या है। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसमें सीखते हैं चित्र के माध्यम से कि फोकस दूरी क्या है, मुख्य फोकस क्या है, इसके बारे में। देखिए, मुख्य फोकस क्या है? अभी हमने इसके पहले बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु को कहेंगे मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते ये भी है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। देखिए, यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में तो वास्तव में तो मिल ही रही है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है, इसलिए कहते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे कहते हैं मुख्य फोकस। देखिए, इसमें क्या है, इसमें रियलिटी यही है कि यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें ये सीधा यहीं से लौट जा रही है, लेकिन ये प्रतीत हो रहा है कि नहीं ये किरणें यहाँ से जा रही है। वही हाल इसमें है, ये आने के बाद यहीं से लौट जा रही है, लेकिन पता चल रहा है कि नहीं ये किरणें इधर से जा रही है, ये किरण इधर से जा रही है। जस्ट वही हाल इधर है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये ऐसे सीधा इधर चली गई, लेकिन पता चल रहा है कि इधर से आ रही है। वही हाल इसमें भी है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें यहीं से लौट गई है, लेकिन पता चल रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है। यह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। चलिए फिर से हम एक बार समझते हैं, परिभाषा याद रखना कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत हो उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस अथवा फोकस। याद रखना, यही इसमें ध्यान देना है कि मुख्य अक्ष पर मिलती अथवा मिलती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को, अर्थात इस बिंदु को, यही बिंदु जो है यह मुख्य फोकस है जिसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और सबको ये पता है कि ये ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है यही फोकस दूरी कहलाती है। इसमें फोकस दूरी ये है, और फोकस दूरी का एक फार्मूला होता है F बराबर R/2। ये वाला एक फार्मूला, एक फोकस दूरी का एक सूत्र इसका, ये वाला 1/f बराबर 1/v + 1/u, ये दोनों सूत्र हम
एक अन्य वीडियो में अलग से इसको हम डेरिवेशन कर देंगे, जैसे इस दोनों के बारे में, उसके बाद सवाल इसके बारे में बताएंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब, जिसको हम इमेज कहते हैं। चलिए इस चित्र का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ाता हूं इमेज क्या है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। इमेज यानी किसी की छाया, प्रतिबिंब, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है। देखिए प्रतिबिंब क्या है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे टॉर्च, टॉर्च की जब लाइट बारते हैं तो ये आता है, मान लेते हैं ये दीवार या बोर्ड, इस बोर्ड से टकराकर वापस अगर जहां पर मिल जाएगा तो उसे हम कहेंगे, जहां पर मिलेगा, वास्तव में जहां पर प्रकाश की किरणें मिल जाएंगे एक जगह, उसी को हम कहेंगे प्रतिबिंब बन गया। वही वास्तविक प्रतिबिंब भी है। ठीक है, चलिए अभी वास्तविक आभासी के बारे में बाद में बात करता हूं। हमने यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए ये चीज नहीं समझना होगा, मैं इसी चीज को समझाता हूं कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर, मतलब प्रकाश की किरणें इसमें से निकली, अब इसमें से निकली एक बिंदु से चलकर किसी दूसरे, मतलब एक बिंदु से, देखिए इसलिए लिखे प्रकाश की किरणें जब यहाँ से निकली तो ये परावर्तन के पश्चात, ये पहला बिंदु है जहां से निकलेंगे, वो पहला बिंदु है, पहले बिंदु से निकली और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिली है उसी बिंदु को, इसलिए कहते हैं कि पहले बिंदु के सापेक्ष, यानी पहले बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु का यही प्रतिबिंब है। तो सीधा सीधा कुछ मत याद करिए इतना लंबा, बस याद कर लीजिए कि प्रकाश जहां से निकलेगा और किसी भी दीवार से या किसी अन्य चीज से टकराएगा, टकराकर जहां पर मिल जाएगा वही प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे हम लोग कैसे किसी वस्तु को देखते हैं, रात को अंधेरे में, कैसे कोई अंधेरा कमरा है तो उसमें कैसे हम किसी चीज को देख लेते हैं, जब टॉर्च लेकर जाते हैं तो टॉर्च से जब बारते हैं और उस वस्तु पे पड़ता है, पड़ने के बाद फिर हमारे आंखों पे पड़ता, तब जाकर हम वो वस्तु देख लेते हैं, यानी रियल इमेज बन गया। यानी उस चीज को हम कहेंगे कि प्रतिबिंब उसका बन गया, तभी हम देख पाए। तो इसलिए यह क्या था, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात, यानी जहां से निकलेगा वो पहला बिंदु, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर जहां पर मिलेगा तो हम कहेंगे वहां पर प्रतिबिंब बन गया। फिर से एक बार बता देता हूं, इसलिए लिखा कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, यानी वस्तु के किसी भी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु, परावर्तन के पश्चात यानी परावर्तन हो गया, उसके पश्चात दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। अभी अभी हमने बताया कि यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है मिलती अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जो दूसरा बिंदु है वही प्रतिबिंब है किसके, पहले बिंदु का। यानी जैसे टॉर्च हमने बारा और ये आया, परावर्तन हुआ, टॉर्च से जो प्रकाश निकला है पहला बिंदु हो गया, फिर परावर्तन के पश्चात जहां पर मिला, जहां पर प्रकाश की किरणें मिली, उसको हम कहेंगे प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब जिसको रियल इमेज कहते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब जिसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि वास्तव में प्रकाश की किरणें उस बिंदु पर मिलती ही है, उस बिंदु पर मिलती है, इसलिए कहते हैं वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जाता है, और पर्दे पर लिया जाता है, इसका फोटो लिया जा सकता है। पहले जब पिक्चर लगती थी किसी सीरियल में या किसी अन्य में, पर्दे की जो पिक्चर लगती थी, सारा चीज इन्हीं सब चीज का कमाल था कि वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, इसलिए वह चित्र दिखाई देता। वह तो एक सफेद पर्दा रहता था, सफेद पर्दा पर क्या करते थे, फोकस मारते थे और फोकस के कारण उस सारी चीजें वहां पर इमेज बन जाता था, और उस इमेज पर हम लोग देखते थे कि ये पर्दे के पीछे लगा है। इसलिए कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया नहीं जा सकता है, बस उसे आभास किया जा सकता है। जैसे देखे हैं कि जब शादी विवाह होता है तो शादी विवाह में क्या होता है कि कुछ बच्चे पर्दा के उस पार खेलते हैं, वो अपने ही आसपास के बच्चे रहते हैं लेकिन हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं,
हाँ, जब बोलेंगे तो भले से पहचान जाएंगे ये स्किन के बच्चे हैं, लेकिन उसके इमेज को हम बस देख सकते हैं कि नहीं कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि झलक रहा या उनकी इमेज दिख रही। वास्तव में उस पर प्रकाश की किरण नहीं पड़ रही है। अगर प्रकाश की किरण उस पर वास्तव में पड़ती तो वह बच्चा हमें दिखाई देने लगता। इसलिए हम कहते हैं वहां पर आभास हो रहा है कि कोई तो है। और इसी में जब हम लोग शाम होता है, शाम होने के बाद क्या होता है कि खेत में जो ये पुतला बनाकर गाड़ देते हैं, तो कभी कभी रात को अगर हम लोग कहीं मतलब कोई गया है और वहां आते आते वहां पर कोई गाड़ दिया बगल में, तो बगल में गाड़ देने के बाद लगता है कि कोई खड़ा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एकदम शाम हो चुका था, ढल गए थे सूर्य, और वह बहुत हल्का हल्का प्रकाश उस पर पड़ रहा था, तो हम लोग स्पष्ट न देख पाने के कारण लोग पहले हम लोग छोटे रहते थे डर जाते थे। डर जाने का मतलब लगता था कि वहां पर कोई भूत खड़ा है। तो इसलिए कहते हैं कि वहां पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन रहा था। वास्तविक प्रतिबिंब बनता तो प्रकाश की किरणें वहां पर स्पष्ट उस पर पड़ने लगती, और पड़ने लगती तो देख लेते कि नहीं ये तो पुतला बनाया गया है। तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? टार्च मारोगे वह वस्तु अगर दिखाई दे दी डायरेक्ट हम कहेंगे कि वह वास्तविक प्रतिबिंब। इसलिए कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया नहीं जा सकता है। ओनली इसका फोटो खींच सकते हो, फोटो ले सकते हो, लेकिन यह वास्तविक आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक, चलिए एक बार सभी लोग समझ गए प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब एक प्रकार की छाया है, यानी छाया यानी प्रतिबिंब क्या है? अगर प्रकाश की किरणें उस पर पड़ गया, वास्तव में उस पर प्रकाश की किरणें फोकस हो गई, यानी जो अभी हमने पढ़ा है फोकस, अगर फोकस उस पर हो गई किरणों का तो वह वस्तु दिखाई देने लगेगा स्पष्ट परावर्तन के पश्चात, तो उसे हम कहेंगे हाँ वह इमेज बन गया, उसे प्रतिबिंब कहेंगे। और प्रतिबिंब दो प्रकार का है, अगर वास्तव में उस पर पड़ रहा है, वास्तव में उस पर प्रकाश की किरणें सभी मतलब पड़ रही है, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, जिसे रियल इमेज कहते हैं। अगर नहीं पड़ रहा है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन इस पर याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर भी लिया जाता है और फोटो भी खींचा जा सकता है। इसका केवल फोटो खींचा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे। अब 1 मिनट इसको क्या करते हैं कि अब इतना, चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ना है कि कैसे। इधर देखिए, जैसे चिन्ह परिपाटी में अब पढ़ना है कि चिन्ह परिपाटी में ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है कि वस्तु का प्रतिबिंब धनात्मक ऋणात्मक, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।